दोस्तों, इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक हिंदू देवता यानी कि गॉडेस दिखाई जाती है और उस देवता को दौलत और अनाज का भगवान माना जाता था, जैसा कि हम इस स्टैचू में देख सकते हैं। और कुछ पुरानी कहानियों के मुताबिक जब ये दुनिया नई बनी थी तब इस देवता ने अपने बहुत सारे बच्चों को यानी कि दूसरे देवताओं को जन्म दिया था। और अपने बच्चों के जन्म के बाद वो गॉडेस अपनी सारी दौलत और अनाज उन लोगों में बांटना चाहती थी। लेकिन उसके बच्चों में से एक बच्चा ऐसा था जो कि सारी दौलत और अनाज को अपने पास ही रखना चाहता था, जिसका नाम हस्तर होता है। और वो इस काम में कुछ हद तक सफल भी हो जाता है और वो अपनी माँ की सारी दौलत को अपने पास रख लेता है। लेकिन जब वो अपनी माँ के दूसरे हाथ से सारे अनाज को भी चुराने जा रहा था तभी उसके भाई बहन उस पर अटैक करके उसे रोक लेते हैं। और इस तरह से हस्तर के हाथ में सारा अनाज लगने से बच जाता है। और उस वक्त हस्तर के भाई बहन उसे मारने ही वाले थे कि तभी वो देवता उसे बचा लेती है, क्योंकि उसे उससे बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन हस्तर को यह सब करने की सजा एक कर्ज के रूप में मिलती है, जिसके मुताबिक फ्यूचर में हस्तर की पूजा कोई भी नहीं करेगा और जो भी उसकी पूजा करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बहुत सालों बाद फिर भी कुछ लोग उस लालची भगवान की मंदिर बनाकर उसकी पूजा करने लगते हैं। और जबकि उसकी पूजा करने के लिए बाकी देवी देवताओं ने सख्त मना किया था, फिर भी उन लोगों ने उसकी पूजा की थी। इसलिए उस गांव में सजा के रूप में बहुत सारी बारिश होने लगती है जो कभी भी नहीं थमती। और वो गांव बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है और इसी गांव का नाम तुम्बाड़ होता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बहुत सालों बाद का एक टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हम एक विधवा औरत को देखते हैं जो कि एक महल के अंदर जा रही थी। और उस महल का मालिक एक पंडित होता है जो कि उस गांव का बचा हुआ अकेला आदमी था। और वो औरत उस पंडित के घर में रोजाना काम करने के लिए जाया करती थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उस औरत के दोनों बेटे दिखाए जाते हैं, जिनमें से बड़े बेटे का नाम विनायक राव था और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव होता है। और जबकि उस दिन उनकी माँ को घर आने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए वो लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। और तभी वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आज दादी को खाना कौन देगा। दरअसल उनके घर में उनकी एक दादी रहा करती थी जो कि किसी शाप की वजह से आज तक जिंदा थी और बहुत ज़्यादा उम्र होने की वजह से उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों भाई उसे खाना देने के लिए उसका दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर उनकी माँ आ जाती है और उन्हें वहाँ पर जाने से रोक लेती है और वहाँ से दूर लेकर आती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें वही अमीर पंडित दिखाया जाता है जो कि बीमार होने की वजह से अब मर चुका था। जिसके बाद वो औरत और उसके दोनों बच्चे उसका अंतिम संस्कार कर कर अपने घर की तरफ आने लगते हैं। और घर आते समय उन दोनों बच्चों की माँ उन्हें बताती है कि हम इस जगह को छोड़कर जल्द से जल्द चले जाएंगे क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसके बाद जब अगले दिन विनायक और सदाशिव बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से पेड़ पर बैठा हुआ सदाशिव वहां से नीचे गिर जाता है। और जबकि सदाशिव सर के बल गिरा हुआ था इसलिए वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके तुरंत बाद विनायक और उसकी माँ सदाशिव को वैद्य के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन जाते समय विनायक की माँ उससे कहती कि मैं अकेले ही सदाशिव को वैद्य के पास लेकर जाती हूँ, तुम घर पर ही रहो। पर तभी विनायक अपनी माँ से पूछता है कि अगर तुम्हें घर आने में देरी हो जाती है तो दादी को खाना कौन देगा। जिस पर उसकी माँ उससे कहती कि अगर ऐसा हो जाता है तो आज के दिन तुम ही दादी को खाना दे देना। और जाते समय वो विनायक से ये भी कहकर जाती है कि अगर दादी तुम्हें तंग करे तो उसे कह देना कि दादी सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। और तभी रात होने के बाद जब विनायक अपनी दादी को खाना देने के लिए जाता है तभी उसकी दादी उससे कहती कि अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। लेकिन जबकि विनायक की माँ ने उसे उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाने से सख्त मना किया था, फिर भी विनायक खजाने की लालच में उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। और फिर तभी देखते ही देखते उसकी दादी उसको अपने बातों में फंसाकर वहां पर ही कैद कर लेती है। और वो विनायक को घसीटते हुए एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो उसकी गर्दन काटने वाली थी। और तभी बदकिस्मती से विनायक वो वर्ड्स भूल जाता है जो कि उसकी माँ ने उसे बताए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि विनायक की दादी उसे उस जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वो उसकी गर्दन काटने वाली थी। लेकिन सही वक्त पर विनायक को वो वर्ड्स याद आ जाते हैं और तभी वो जोर से चिल्लाता है कि दादी सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। और ये सुनने के बाद उसकी शापित दादी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बहुत देर बाद जब विनायक की माँ घर पर आती है तो वो उसे उस जगह से आज़ाद कर कर बाहर लेकर आती है। और बाहर आने के बाद विनायक सबसे पहले अपनी माँ को अपने भाई के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी माँ उसे रोते हुए बताती है कि वो नहीं बच पाया। और ये इस मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन था। और तभी उसकी माँ उसे ये भी बताती है कि ये जगह ठीक नहीं, इसलिए हम कल ही इस जगह को छोड़कर दूसरे गांव चले जाएंगे। और फिर उसके बाद अगले दिन विनायक अपनी माँ के साथ नाव में बैठकर दूसरे गांव को जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन सफर करते समय विनायक अपनी माँ से उस तुम्बाड़ के खजाने के बारे में पूछता है जो कि उस पंडित के महल में था। और विनायक की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और उसके हाथ में एक सोने का सिक्का देती है। और गुस्से में वो विनायक से कहती है कि वो खजाना शापित है, इसलिए भूलकर भी तुम्बाड़ की तरफ फिर से मत जाना।
क्योंकि मैंने खजाने के चक्कर में अपना एक बेटा खो दिया है। और तब ये बात रिवील होती है कि वो औरत भी उस खजाने के पीछे थी, इसलिए वो बार बार उस महल में जाया करती थी। और जबकि उसे उस तुम्बाड़ के शाप के बारे में अब पता चल चुका था, इसलिए वो अपने दूसरे बेटे को वहां से जाने से रोकना चाहती थी। और फिर उसके बाद अब देखते ही देखते 15 साल गुजर जाते हैं और अब विनायक भी बहुत बड़ा हो चुका था। और अपनी माँ के बार बार समझाने के बावजूद भी विनायक फिर से 15 साल बाद अब तुम्बाड़ वापिस आ चुका था, क्योंकि उसके दिल में अभी भी उस तुम्बाड़ का खजाना पाने के लिए बहुत सारा लालच भरा हुआ था। विनायक गांव में आते ही सबसे पहले अपने उस पुराने घर में जाता है जो कि अब खंडर बन चुका था। लेकिन जब वो अपने घर के अंदर दादी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी दादी अभी भी जिंदा थी, जो कि तुम्बाड़ के कर्ज की वजह से अब पेड़ बन चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जिसके बाद विनायक फिर एक बार अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो अपनी दादी से ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे उस खजाने का पता बताओगी तो मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा। जिस पर उसकी दादी उसे गुस्से में कहती कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी खजाने की शाप की वजह से ही आज मेरी ऐसी हालत है। जिस पर विनायक अपनी दादी से कहता है कि मैं तुम्हें जलाकर आज़ाद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें सबसे पहले मुझे उस खजाने का रास्ता बताना होगा। जिस पर उसकी दादी उसे बताती है कि उस अमीर पंडित के घर के अंदर एक कुआं है और उसी कुएं के अंदर एक खुफिया रास्ते में वो खजाना गड़ा हुआ है। जिस पर उसकी दादी उसे ये भी बताती है कि बहुत सालों पहले मैं भी उस कुएं में जाने में बहुत ज़्यादा माहिर थी। और इसी के साथ उसकी दादी उसे उस खजाने के बहुत सारे राज भी बता देती है। जिसके बाद विनायक उसी कुएं के पास जाता है जिसका जिक्र उसकी दादी ने किया था। और बहुत दिनों तक उस जगह पर खुदाई करने के बाद उसे उस कुएं के अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। और अब जबकि वो उस जगह के बारे में सारे सीक्रेट्स को जान चुका था, इसलिए वो अपनी दादी के पास फिर से आता है। और वहां आने के बाद वो उसकी दादी के साथ साथ अपने पूरे घर को आग लगा देता है, क्योंकि उसने अपनी दादी को वादा किया था कि वो उसे जलाकर आज़ाद कर देगा। और इसी के साथ वो उस जगह से एक सोने का कॉइन लेकर अपने गांव की तरफ आ जाता है। और जब वो बहुत दिनों बाद अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया था। और ये सब देखने के बाद वो अपनी बीवी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें अब ये सब बंद करना होगा, क्योंकि अब हम बहुत ही जल्द अमीर होने वाले हैं। लेकिन वो उस खजाने का राज अपनी बीवी को नहीं बताता। जिसके बाद वो अगले दिन अपना हुलिया ठीक कर कर एक पंडित के पास जाता है जिससे उसने बहुत सारा कर्जा लिया था। और वहाँ आने के बाद वो उस पंडित को वो सोने का कॉइन दिखाकर पूछता है कि इसकी कीमत क्या होगी। जिसके बाद विनायक वो सोने का कॉइन उस पंडित को देकर उसका सारा कर्जा चुकता कर देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे ही विनायक तुम्बाड़ में जाकर बहुत सारे सोने के कॉइन्स भी लेकर आता है, क्योंकि उसे अब ये ट्रिक पता चल चुकी थी कि उस जगह से सेफली कैसे वापस आना है। जिसकी वजह से वो उन सोने के कॉइन्स को बेचकर थोड़े ही दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और उसकी हालत भी अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और विनायक को हर दिन के साथ अमीर होता देख उस पंडित के मन में भी बहुत ज़्यादा सवाल आने लगते हैं। और इसीलिए वो एक दिन विनायक के घर आकर विनायक से कहता है कि वो उसे भी अपना बिजनेस का पार्टनर बना ले, क्योंकि वो विनायक के साथ रहकर उसका सारा राज मालूम कर लेना चाहता था। लेकिन विनायक उसे मना कर देता है। पर फिर भी वो पंडित एक औरत की मदद से तुम्बाड़ और विनायक का सारा राज जान जाता है। और ये सब पता चलने के बाद वो पंडित तुरंत तुम्बाड़ में पहुंचता है। लेकिन वो औरत पैसों के लालच में विनायक को सारी बातें सच सच बता देती है, जिसकी वजह से अब विनायक को भी उस पंडित का राज पता चल चुका था। और जिस दिन वो पंडित तुम्बाड़ गया था उसी दिन विनायक भी उसके पीछे पीछे तुम्बाड़ में जाता है। और जबकि वहां पर उस पंडित और विनायक के अलावा कोई भी नहीं था, फिर भी विनायक उस पंडित को कुछ नहीं करता, बल्कि विनायक जानबूझकर उस पंडित के सामने उस कुएं में उतरकर सोने के कॉइन्स लेकर आता है। और वो पंडित छुपकर सारी बातें ऑब्जर्व करता है कि विनायक कैसे उस कुएं से कॉइन्स लेकर आया था। और तभी विनायक के जाने के बाद वो पंडित भी रस्सी के मदद से उस कुएं के अंदर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही पंडित उस कुएं के बहुत ज़्यादा डीप में जाता है तो वहाँ की अब सारी दीवारें लाल थी और उस जगह पर किसी के सांस लेने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी महसूस हो रही थी। जिसके बाद वो पंडित जब फाइनली उस चैम्बर में पहुंचता है जहाँ से विनायक बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स लाया करता था, तो उसे वहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा नजर आता है, जिसको खोलने के बाद उसे उसमें एक आटे की गुड़िया नजर आती है। लेकिन जब वो उस आटे की गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो देखता है कि उसके आसपास अब बहुत ज़्यादा आवाज़ें बढ़ने लगी थी। और उसी वक्त वहाँ पर एक क्रिएचर आकर आटे की गुड़िया के साथ साथ उस पंडित को भी खा जाता है। और वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि हस्तर था, जो कि कई हजारों सालों से अनाज न मिलने के कारण भूखा था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा सोना और धन दौलत तो थी, लेकिन वो अपनी माँ के शाप के कारण अनाज को हासिल नहीं कर पाया था। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विनायक भी उस जगह पर आ जाता है और वो देखता है कि उस पंडित का भी वैसा ही हाल हो चुका था जैसा कि उसकी दादी का हुआ था। लेकिन जबकि उस पंडित ने विनायक को उसके बुरे समय में मदद की थी, इसलिए विनायक उसे जलाकर अपनी दादी की ही तरह आज़ाद कर देता है। और तभी ये बात रिवील होती है कि जब भी अस्तर किसी आदमी को काटता है तो वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है।
लेकिन जिंदा रहने के साथ साथ उसकी बॉडी बुरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारा पेन होने लगता है, जैसे कि एक समय में विनायक की दादी के साथ भी हुआ था। और इसे ही हस्तर और तुम्बाड़ का कर्ज कहा जाता था। और जो भी आदमी लालच की वजह से इस कर्ज का शिकार हो जाता था उसे एक ही तरह से आज़ाद किया जा सकता था, यानी कि जला देना। लेकिन विनायक को ये सीक्रेट ट्रिक पता थी कि अस्तर को कैसे कंट्रोल करना है, इसीलिए वो इतनी बार सर्वाइव कर चुका था। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हम विनायक के बड़े बेटे को देखते हैं, जिसे विनायक बचपन से रस्सी से लटक कर नीचे और ऊपर जाने की ट्रेनिंग दिया करता था, क्योंकि वो फ्यूचर में उसे भी अपनी ही तरह उस कुएं में उतरने के लिए माहिर बनाना चाहता था। और जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी विनायक को एक बुरी खबर मिलती है, जो ये थी कि उस तुम्बाड़ गांव को उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर लेने का फैसला ले लिया था, क्योंकि उस गांव में बहुत सालों से कोई भी नहीं रह रहा था। और जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि तुम्बाड़ अगर गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है तो वो रेगुलरली उस गांव में सोना लेने के लिए नहीं जा सकता था। और वो समय के साथ साथ अब बूढ़ा भी होने लगा था, इसलिए अगर वो वहाँ पर गया भी तो वो पहले जैसा तेजी से काम नहीं कर पाता था। इसीलिए जब वो अगली बार तुम्बाड़ जाता है तो वो अपने साथ अपने बेटे को भी उस जगह पर जाने की ट्रेनिंग देने के लिए लेकर जाता है। वो सबसे पहले अपने बेटे को आटे से गुड़िया कैसे बनाते हैं वो सिखाता है। और जब वो आटे की गुड़िया पूरी तरह से बना लेते हैं तो उसके बाद विनायक अपने बेटे के साथ उस कुएं के अंदर जाता है। और देखते ही देखते वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमने पंडित को जाते हुए देखा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि विनायक के साथ साथ उसके बेटे ने भी एक छोटी सी आटे की गुड़िया अपने साथ रख ली थी। इसकी वजह से अस्तर अब उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी विनायक उसे वहां से बचा लेता है और वो दोनों वहां से ऊपर आ जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि विनायक के बेटे ने ऊपर आते समय अस्तर से एक गोल्ड का कॉइन चुरा लिया था। और जब ये बात विनायक को पता चलती तो विनायक उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही आटे की गुड़िया बनाने के लिए कहा था, फिर भी तुमने आटे की दूसरी गुड़िया बनाई, जिसकी वजह से आज अस्तर तुम पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तुम्हारा नसीब अच्छा होने की वजह से आज तुम बच गए। लेकिन तभी विनायक का बेटा उससे कहता है कि अगर हम अस्तर को सिर्फ एक ही आटे की गुड़िया देते हैं तो अस्तर उसे बहुत ही जल्दी खत्म कर देता है, लेकिन अगर उसे बहुत सारी आटे की गुड़िया दे दी जाए तो वो उन्हें खाने में ही ज्यादा से ज्यादा समय लगा देगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा सोना उससे चुरा सकते हैं। और उसकी ये बात विनायक को भी पसंद आ जाती है और इसीलिए अगली बार तुम्बाड़ जाते समय विनायक बहुत सारा आटा अपने साथ लेकर जाता है। और वो लोग तुम्बाड़ पहुंचने के बाद सबसे पहले उस कुएं के पास बैठकर बहुत सारे आटे की गुड़िया बना लेते हैं, जिसके बाद वो कुएं के अंदर उस अस्तर वाले चेम्बर में चले जाते हैं। और अस्तर उनके पास ना है, इसलिए वो सबसे पहले अपने चारों तरफ आटे का सर्कल बना लेते हैं। और फिर उसके बाद जब वो अपनी बैग में से सबसे पहले आटे की गुड़िया बाहर निकालते हैं तो अस्तर वहां पर तुरंत पहुंच जाता है। लेकिन जब विनायक अपनी बैग में से बाकी बची गुड़िया भी अस्तर को खिलाने के लिए बाहर निकालता है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आटे की गुड़िया बाहर निकली गई थी उतने ही अस्तर वहां पर आ चुके थे। और उन सभी हस्तरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन वो सभी हस्तर विनायक और उसके बेटे ने बनाए हुए आटे के सर्कल के अंदर नहीं आ सकते थे, क्योंकि वैसा हस्तर को अपनी माँ की तरफ से कर्ज मिला था। जिसके बाद हम विनायक और उसके बेटे को देखते हैं, जो कि उन सभी हस्तरों के बीच में अब बुरी तरह से फंस चुके थे। वो लोग उन सभी हस्तरों का ध्यान बटाने के लिए उनके पास बहुत सारी आटे की गुड़िया फेंकते हैं, लेकिन वो सभी हस्तर वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। जिसके बाद उन लोगों को लग रहा था कि जब सारी गुड़िया खत्म हो जाएगी तब हस्तर अपने आप वहां से चले जाएंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। और सभी हस्तरों को ऐसा ही लग रहा था कि इनके पास और भी गुड़िया है, इसलिए वो सभी हस्तर वहीं पर रुके हुए थे। जिसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा देर वेट करने के बाद विनायक को सिर्फ एक ही ऑप्शन नजर आता है, और वो अपनी बॉडी पर बची हुई सारी आटे की गुड़िया लपेट लेता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो रस्सी से लटक कर सभी हस्तरों को अपनी तरफ खींच लेता है। और देखते ही देखते वो सभी हस्तर अनाज को खाने के लिए उसकी बॉडी पर बुरी तरह से काटने लगते हैं। और जब विनायक उस चेम्बर से बाहर आता है तो सभी हस्तर भी उसके पीछे पीछे उसको काटते हुए उस चेम्बर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन विनायक ने उस चेम्बर से बाहर आने वाले रास्ते पर भी सर्कल बनाया था, जिसकी वजह से जब अस्तर वहां से बाहर आने लगते हैं तभी वो भी वहां पर खत्म हो जाते हैं। और जबकि अपने माँ के कर्ज के मुताबिक जब सारे अस्तर उस आटे के घेरे के बाहर आते वक्त एक एक करके मारे जाते हैं, तो उसके बाद विनायक का बेटा, जो कि अभी भी उस अस्तर वाले चेम्बर में फंसा हुआ था, वो रस्सी की मदद से उस कुएं के बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि विनायक की हालत भी अब उसकी दादी और उस पंडित की तरह हो गई थी, क्योंकि उसे अस्तरों ने काट जो लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में भरी हुई एक सोने की पोटली वो अपने बेटे की तरफ देते हुए कहता है कि लो, तुम्हें सोना चाहिए था ना, तो ये लो।
और हस्तर के कर्ज के मुताबिक विनायक कभी भी मर नहीं सकता था, लेकिन उसकी बॉडी हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहने वाली थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि विनायक के कहने पर उसका बेटा उसे आग लगाकर आजाद कर देता है, यानी कि मार देता है, और वो वहाँ पर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर बहुत ही इमोशनल तरीके से एंड हो जाती है।